हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2024 नया वर्ष शुरू हो गया है और इस 2024 में आप लोगों के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी और जहाँ अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो क्या क्या स्किल्स की आपको आवश्यकता होंगी जिससे कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक मुद्दे पे बात करूँगा। वो मुद्दा है कि यदि अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है और आप जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ कंसीडर करिए कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है और उस स्किल और इंटरेस्ट के मुताबिक जो है आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए, ना कि सैलरी को देखते हुए। स्किल है उस पे देखते हुए आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि यदि अगर आपने उस पे फोकस कर लिया तो आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर्ड हो जाता है और फ्यूचर में आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ग्रोथ जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वीडियो में मैं आप लोगों को आगे ये बताऊंगा कि आप लोगों के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यदि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिया, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन क्षेत्र में क्या पे स्केल होती है, क्या सैलरी होती है जो कि आप इंडस्ट्री में काम करते हुए ले सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो हैं अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं रिसेशन फ्री इंडस्ट्री के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप एज ए टास्क फोर्स के तौर पर ऐसी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं जो कि रिसेशन फ्री है, जहाँ पे अगर आपने देखा होगा रिसेशन होने के चलते कई बार जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ अफेक्ट हो जाती है, आईटी इंडस्ट्री अफेक्ट हो जाती है, या और भी किसी तरह की हॉस्पिटैलिटी या अदर सर्विस सेक्टर जो है अफेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, वो रिसेशन फ्री इंडस्ट्री होती है और यहाँ पे अपनी ग्रोथ और करियर के बढ़ने की अपार क्षमताएं होती हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं तो एज ए फार्मासिस्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कि रेलवे हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इसरो हो गया, यहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट आप अपने रोल को प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर आप पेशेंट्स को ड्रग डिस्पेंसिंग के साथ साथ में उनकी काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से आपको दवा लेनी चाहिए, क्या क्या आपको परहेज़ रखनी है और क्या क्या आपको दूसरी यदि अगर आप दवा ले रहे हैं तो आपको क्या जो है परहेज़ रखने की आवश्यकता है। और यदि अगर आप स्टेट लेवल पे देख रहे हैं तो स्टेट लेवल पे भी फार्मासिस्ट के रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी अधिकतर स्टेट्स के अंदर फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चालू हो गई है, जहाँ पे सभी को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं सरकारी अस्पताल में। तो वहाँ पे भी एज ए फार्मासिस्ट आपका रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे आप जो है ड्रग डिस्पेंसिंग के साथ साथ आप जो है ड्रग कैसे प्रोक्योर करनी है, क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा, कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट रखनी है, कैसे उसके रखरखाव रखने हैं, वो सारी की सारी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए और यही जो है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं एज ए फार्मासिस्ट। और आपने अभी ये भी देखा होगा कि कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में एज ए लैब अटेंडेंट के तौर पर भी डिप्लोमा इन फार्मेसी को प्रिफ़र किया जाता है, क्योंकि उन्हें जो है वो केमिकल्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री उनकी जो है वो अच्छी होती है, फार्माकोलॉजी अच्छी होती है, तो इसीलिए एज ए लैब अटेंडेंट भी आपकी जो है वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाती है। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो यदि अगर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है तो आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पे 45,000 से लेके 50,000 तक होती है और इसका जो पे स्केल है वो 2800 का होता है।
तो जिस तरह से आप सीनियर होते जाते हैं उसी तरह से आपका जो पे बैंड है वो बढ़ता जाता है। और अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं कहता भी हूँ, यदि अगर आपने अपने स्किल्स को डेवलप किया है, अपने नॉलेज को डेवलप किया है, तो आप लोगों के लिए अपार संभावनाएं हैं प्राइवेट जॉब्स के अंदर में। तो प्राइवेट जॉब में यदि अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आप एज ए फार्मासिस्ट जो है वो प्राइवेट जॉब्स में, जहाँ पे अपोलो फार्मेसी, गार्जियन फार्मेसी, इस तरह के ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट। और यहाँ पर भी सैलरी जो है आपकी करीबन 25,000 से लेके 40-45,000 तक होती है। और यही नहीं, आपको एक अच्छा पर्क मिलता है, आपको बेनिफिट्स अच्छे मिलते हैं और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के तौर तरीके आप सीखते हैं, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी बढ़ता है। अब बात करते हैं कि अगर आप जो है मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं तो एज ए सेल्स और मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे भी वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने डॉक्टर्स के पास में ले जाते हैं, प्रोडक्ट कॉलिंग करते हैं, डिटेलिंग करते हैं और डॉक्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। और यही नहीं, यदि अगर आप बहुत अच्छे एमएनसी कंपनी में हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ में आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और डॉक्टर भी आपको रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। यहाँ पे आपकी पे स्केल जो है वो करीबन 20,000 से लेके 50,000, 60,000, ये आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद में आप एज ए एंटरप्रेन्योर वर्क भी कर सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने अच्छी जानकारी ली है मार्केटिंग करते हुए, अपने मार्केट के बारे में, अपने डॉक्टर्स और अपने नेटवर्क के बारे में, तो आप एज ए एंटरप्रेन्योर अपना खुद का भी होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो होलसेल का बिज़नेस जो है वो मेडिसिन्स भी हो सकती हैं और मेडिकल डिवाइसेस भी हो सकती हैं, जहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट रहता है। और यदि अगर आपके पास में बजट कंस्ट्रेंट होता है तो आप एज ए रिटेल फार्मासिस्ट अपनी जो है शॉप चालू कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिप्लोमा करने के बाद में लाइसेंस मिल जाता है और उस लाइसेंस के तहत अपनी जो है रिटेल फार्मेसी ओपन कर सकते हैं और पेशेंट्स को अपने दवाइयाँ और अपनी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं अर्निंग्स की बात करूँ तो अर्निंग्स जो हैं वो अनलिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके कम्युनिकेशंस पे, आपके नॉलेज पे और आप किस तरह से हैंडल करते हैं कस्टमर को, उन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं, यदि अगर आप जो है फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद में बी फार्मा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बी फार्मा 4 साल की डिग्री कोर्स होता है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको बायलैटरल एंट्री से सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, जहाँ पे आपकी 1 साल की बचत हो जाती है और आप जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं। और मैं हर स्टूडेंट को ये सलाह देता हूँ कि यदि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिया है तो ग्रेजुएशन ज़रूर करें, चाहे वो आप बीएससी में करें या बी फार्मा करें, लेकिन ग्रेजुएशन ज़रूर करें, जिससे कि आप जो है अपने फ्यूचर ग्रोथ को, अपने करियर को आगे ले जा सकें, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। इन सभी बातों पे मैंने आप लोगों से चर्चा करी है, वो इसीलिए करी है कि यदि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप किस तरह से एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और यही नहीं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में कि 2030 तक हमारा जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 130 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 130 बिलियन डॉलर का, जहाँ पे बहुत सी वर्कफोर्स की आवश्यकता होंगी, बहुत से टैलेंट की आवश्यकता होंगी, जहाँ पे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, मेडिकल डिवाइसेस भी मैन्युफैक्चर होंगे और कई तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप जैसे टैलेंट, आप जैसे वर्कफोर्स की इंडस्ट्री को आवश्यकता है, पर आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को डेवलप करिए और डिप्लोमा करते हुए सारे के सारे सब्जेक्ट्स को सीरियसली पढ़िए
और उसमें जो आपको बेनिफिट लगता है, जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है, उस पर फोकस करिए, जिससे कि आपको आगे चल के यही सारे टॉपिक्स और नॉलेज जो हैं आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलाने में मदद भी करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप जैसे स्टूडेंट्स जो कि मध्यम वर्ग से हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं और एक बेहतर भविष्य बनाने में उनकी मदद कर सकूं। सो कीप राइजिंग विद राइजिंग यूथ टॉक्स।